नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों पर विमर्श करते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल योगदान शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में रहा। यद्यपि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में उनके कोई विशेष विचार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो विचार दिए हैं वो उसका जो लक्ष्य है वो मनुष्य के जीवन को उद्देश्यपूर्ण संचालन होना चाहिए। मनुष्य का जीवन जो है उद्देश्यपूर्ण संचालित हो और उसके लिए एक समग्र आचार संहिता होनी चाहिए, और उसी के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रणाली के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है उसके आधार पर उनके राजनीतिक विचारों को समझा जा सकता है। देखिए, स्वामी जी ने राज्य के प्रयोजन, राज्य के संगठन, राज्य की शक्ति तथा नियंत्रण और राज्य की सुरक्षा आदि के विषय में जो अपने विचार दिए हैं, उन विचारों पर आधारित या उन विचारों के आधार पर हम उनके राजनीतिक दर्शन को समझ सकते हैं। उनका जो राजनीतिक दर्शन था वो वेद, राजनीतिक सूत्र, मनुस्मृति आदि को उन्होंने अपने चिंतन का आधार बनाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मनुस्मृति में है या जो वेदों में है या जो भारतीय अन्य जो शास्त्र हैं, जो पुस्तकें हैं, महाभारत हो, चाहे शुक्र नीतिसार हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, ऐसा नहीं कि उन्होंने एज इट इज़ उसको स्वीकार कर लिया है। उनकी कुछ बातों को उन्होंने आधार बनाया और उसके बाद अपने कुछ वो मौलिक विचार रखते हैं राजनीतिक प्रश्नों के विषय में। यही उनके राजनीतिक विचार है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्वामी जी के जो राजनीतिक विचार है उनमें वो सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने विचार रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मोन्नति के लिए स्वतंत्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है, और यही बात वो करते हैं। यद्यपि स्वामी जी स्वच्छंदता का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधा न पहुंचाए, ऐसी बात वो करते हैं। स्वच्छंदता का वो विरोध करते हैं। सामुदायिक हित और सामाजिक कल्याण के लिए जितनी स्वतंत्रता की आवश्यकता हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी स्वतंत्रता की आवश्यकता हो, उसका उसी तरह से उसको उपयोग का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में ही उसकी स्वयं की उन्नति समझनी चाहिए। ये बात स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं। स्वामी जी जो है मनु, कौटिल्य आदि जो प्राचीन भारतीय विचारक हैं उनकी भांति अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त जो है उसका संरक्षण करना, और जो हमारे पास संरक्षित है उसको संवर्धित करना, यानी उसकी वृद्धि करना, और जो कुछ है उसका पात्र लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरित करना, ये जो है, और वो न्याय सम्मत वितरण होना चाहिए। ये स्वामी जी जो है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के संदर्भ में बताते हैं, यानी ये राज्य का लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी जी ये कहते हैं कि राजा एक पिता के समान होना चाहिए। जैसे पिता अपने परिवार का, अपनी संतान का भविष्य चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उसी तरह से जो है राजा को प्रजा के प्रति, समुचित व्यवस्था के प्रति एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। राजा प्रजा के बौद्धिक विकास, उनके कृषि के संबंध में विकास, व्यापार वाणिज्य में विकास, उन्नति करना, और प्रजा की आर्थिक समृद्धि, आंतरिक और बाह्य संकटों से सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण कार्य राजा के बताते हैं। इस प्रकार स्वामी जी का जो राजा है वो कल्याणकारी है, और सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा और कल्याण उसका प्रमुख दायित्व है। और ठीक उसी तरह से वो प्रजा के संदर्भ में भी बात रखते हैं कि प्रजा भी जो है आज्ञाकारी हो,
और प्रजा के ऊपर राजा का प्रभाव हो। और इस प्रकार जो है स्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक पुरुष अपने शरीर के प्रति उसकी प्रीति होती है, उसके विभिन्न अंगों का वो ध्यान रखता है और वो उसकी प्रोग्रेस की जो अपने स्वास्थ्य के को लेकर जो जैसे जागरूक है, वैसे ही एक राजा एक राज्य को लेकर जागरूक हो। जैसे वो स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वैसे ही वो राज्य का ध्यान रखे। ये बात वो स्वामी जी करते हैं और इससे उनके कल्याणकारी स्वरूप की बात सिद्ध होती है। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि राजा के देवत्व का निषेध, यानी राजा को देवता मानना तो उनके विचार में नहीं है, निषेध किया इस विचार का। लेकिन वो ये बात कहते हैं कि जो यजुर्वेद का जो मंत्र है उसमें है कि वयम प्रजापते प्रजा अभुम, अर्थात सारे संसार का राजा परमेश्वर है। अतः समस्त व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानना चाहिए कि वे परमेश्वर की प्रजा है और यही एकमात्र उनका राजा है। यद्यपि देवता तो नहीं मानते हैं, लेकिन उनको वो पद, वो सम्मान और वो दायित्व उनको प्रदान करते हैं राजा को, कि जिससे जो है उस राज्य जो एक संस्था के रूप में है वो अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यहाँ पर जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसी तरह से जो है स्वामी जी जो है राजसभा, विद्यासभा और धर्म सभा की बात करते हैं। इसके साथ ही जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है विधि के शासन पर जोर देते हैं। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म और विधि को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और विधि का जो निर्माण है वो प्रबुद्ध विवेक पर आधारित होना चाहिए, उसका लक्ष्य न्याय होना चाहिए। अर्थात भौतिक शक्ति, प्रबुद्ध विवेक और न्याय, इन तीनों से मिलकर ही एक संप्रभु राज्य का निर्माण होता है और इन तीनों के आधार पर ही एक न्यायिक, कल्याणकारी और सुरक्षित राज्य की स्थापना हो सकती है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। जहाँ तक प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात है, स्वामी जी जो है राज्य की इकाई ग्राम को मानते हैं। एक ग्राम होगा, ग्राम का एक है मुखिया होगा, फिर 10 ग्रामों का एक समूह होगा, फिर 100 ग्राम होंगे, फिर 100 ग्रामों के समूह होंगे। इस प्रकार जो है वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर जोर देते हैं और सत्ता में जो है महात्मा गांधी जी की तरह जो है वो हर व्यक्ति की भागीदारी की बात करते हैं और जो यूनिट जो है, स्टेट की जो यूनिट है, राज्य की जो इकाई है, वो गांव को मानते हैं। इसके साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी वो योग्य होना चाहिए, वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, वो कर्तव्यपरायण होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए ना। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं और इस प्रकार जो है वो ये कहते हैं कि हजार अज्ञानी लोगों की तुलना में जो है एक ज्ञानवान व्यक्ति जो है अधिक श्रेयस्कर होता है और ऐसा ही व्यक्ति जो है प्रशासन में होना चाहिए। अब जो है न्याय और दंड व्यवस्था की जो हम बात करते हैं, इस विषय में स्वामी जी मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए या मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात मुक्त होकर किया जाना चाहिए। देखिए, स्वामी जी जो है जो न्याय और दंड के संदर्भ में मनुस्मृति को कोट करते हैं और यहाँ पर वो न्याय के संदर्भ में धर्म सभा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यानी धर्म सभा एक तरह से वहाँ की सर्वोच्च न्यायपालिका है और यहाँ मनु की भांति दयानंद सरस्वती ये प्रतिपादित करते हैं कि न्यायिक शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों के लिए भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक टैक्सेशन सिस्टम है या कर व्यवस्था है, स्वामी जी कर व्यवस्था का सामान्यतः समर्थन करते हैं, लेकिन स्वामी जी ये कहते हैं कि प्रजा के हितों का ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इसके साथ ही
स्वामी जी जो है, अगर हम उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारों की हम बात करते हैं तो स्वामी जी यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट को महत्व देते हैं। यहाँ पर मनु, शुक्र, कौटिल्य के जो अंतर्राज्य संबंधी जो विचार है उनको एज इट इज़ वो स्वीकार करते हैं कि राज्य को सबसे पहले अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, फिर उनका कल्याण, और इस सुरक्षा और कल्याण के लिए वो एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह भूमिका का निर्वाह करे। अंतर्राज्यीय संबंधों में वो अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम, दाम, भय, दंड की जो नीति है, या जो मंडल सिद्धांत है, या जो षाढ़गुण्य नीति है, इन सब नीतियों का जो है राजा को पालन करना चाहिए। और सैनिक संगठन पर वो जोर देते हैं कि सेना हमारी पूर्ण रूप से संगठित, निर्देशित और मजबूत होनी चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा राज्य जो है हमारे राज्य पर कुदृष्टि नहीं डाल सके। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के इन विभिन्न विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम मूल्यांकन पे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यद्यपि उनका ऐसा कोई विशेष मौलिक विचार राज्य के संदर्भ में नहीं रहा है, उनके जो भी विचार है वो वेद है, मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, शुक्र नीति शास्त्र है, महाभारत है, शांति पर्व है इत्यादि उनके ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद में उन्होंने यद्यपि एज इट इज़ उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कुछ बातों को उन्होंने स्वीकार कर अपनी मूल मान्यताओं के साथ, अपने मूल विचारों के साथ जोड़ा, और इस प्रकार उन्होंने जो है राज्य के संदर्भ में एक चिंतन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जो वास्तव में एक उन्नत साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।